हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज प्लुरलिज्म एज ऑब्स्टिकल टू नेशनल इंटीग्रेशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। इसमें हमने जाना था व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, और जो प्लुरलिज्म्स हैं यानी कि जो अनेकताएं हैं हमारे देश में जो देखने को मिलती हैं, प्लुरलिज्म इन डिफरेंसेस, विभिन्नताओं में एकताएं, उन्होंने किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन को मोटिवेट किया है। बट कुछ प्लुरिज्म यानी कि कुछ अनेकताएं इस तरह से ये होती हैं, उन्होंने एक अनदर वे में नेशनल इंटीग्रेशन में एज अ ऑब्स्टिकल यानी कि एक बाधा के रूप में, एक बैरियर के रूप में काम किया है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो प्लुरिज्म्स हैं और उन्होंने किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशंस में एज अ ऑब्स्टिकल वर्क किया है, यानी कि अपने रोल को प्ले किया है। Exciting variations in India have also created obstacles in the path of national integration. We will now consider the factors that have influenced national integration, especially regionalism, communalism and nationalism. जब हम भारत में वेरिएशंस की बात करते हैं और वेरिएशंस के बीच में प्लुरिज्म्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे प्लुरिज्म्स हमारे सामने होते हैं। यानी कि जब हम अपने देश में, भारत में विभिन्नताओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, और उन्हीं के बीच में जो प्लुरिज्म्स, अनेकताओं में एकता हमें देखने को मिलती हैं, और वो नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को इम्प्रूव करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, उसे बढ़ाती हैं। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इन प्लुरिज्म्स में हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में एज अ ऑब्स्टिकल वर्क किया है। तो हमारे देश में बहुत सारे जो मतलब राष्ट्रीय एकता है, उसके रास्ते में इन्होंने एक बाधा के रूप में हमारे सामने आए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनमें से आज भी ऐसी हैं जो हमारे लिए आज सीरियस प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं, और डिफरेंट वे में वो हमारी कंट्री में नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर रही हैं। अब हम जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करने वाले, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाली जो प्लुरिज्म्स हैं, उनमें हमारा रीजनलिज्म आता है, कम्युनलिज्म आता है, नेशनलिज्म आता है, यानी कि हमारा क्षेत्रवाद, हमारा सामुदायिकवाद और नक्सलवाद। समुदायवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया और नक्सलवाद हो गया, तीनों के बारे में आपने सुना होगा। अब हम यहाँ सबसे पहले रीजनलिज्म के बारे में, यानी कि क्षेत्रवाद के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, क्या होता है क्षेत्रवाद। बेसिकली हम जब एक क्षेत्र की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, व्हाट इज़ जैसे आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स and space different state that call is a different area of India। तो अलग अलग जो राज्य हैं वो भारत के अलग अलग क्षेत्र कहलाएंगे। प्रत्येक राज्य का, हर एक राज्य का अपना क्या है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिचुअल्स हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड हैबिट, जिसके बारे में पीछे हमने बात की थी। यानी कि हर एक राज्य का अपना एक विशेष संस्कृति होती है, उसकी विशेष पहचान होती है, और अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पहनावे, यानी कि किसी आप जाएंगे, आप यूपी में देखेंगे अनदर टाइप का है ड्रेसिंग सेंस है, आपका गुजरात में अनदर टाइप है, महाराष्ट्र, केरला में अनदर टाइप है, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा जो हमारा क्लाइमेट होता है वो भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, और जो अवेलेबिलिटी होती है मटेरियल की, उसी से हमारा जो फूड है और ड्रेसिंग सेंस है वो इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, जैसे बंगाल में द मेन फूड ऑफ बंगाली पीपल्स द फिश एंड राइस, बिकॉज द एरिया ऑफ द सीज, वो समुद्री एरिया होता है, वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है फूड की वो फ़िश की और राइस की होती है, तो ये वहाँ पे लोगों का मेन फूड होता है। अब हम यूपी में रहते हैं, यूपी में हम कैसे, हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी राइस, वीट, गुड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को, यही हमारा जो मेन फूड होता है, डिफरेंट फूड्स के। और जैसे मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है, एज अ लिविंग प्लेस वी लिविंग इन द मोस्ट प्रॉपर प्रायर, यानी कि आप कहेंगे कि बेस्ट एरिया में हम लोग रहते हैं। आप यहाँ पे क्लाइमेट वाइज कह लीजिए इसको, आप इसको फूड वाइज कह लीजिए, ऑल अवेलेबिलिटी इज़ वेरी गुड लेवल, सभी चीज़ों की जो उपलब्धता है यहाँ पे, या सभी चीज़ों का जो लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पर है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद में हम बेसिकली जो रीजनलिज्म है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये होता है कि जब एक डिफरेंट स्टेट का, और स्टेट में भी क्या होता है, जैसे कि हम यूपी में रहते हैं, दैट यूपी इज़ द
बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी है। यूपी का आप कहें कि वेस्टर्न यूपी, साउथर्न यूपी, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम बात करेंगे कि कोई साउथ का पीपल, या हम साउथ में गए, हम जब मैंने आपको माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ाया था कि अगर एक यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट क्या है, यहाँ का जो बंदा है, एक व्यक्ति जो है, वो साउथ में जाके वो क्या हो जाएगा, वो माइनॉरिटी में आ जाएगा जो साउथ में रह रहा है, क्योंकि वो बिलोंग करता है कहाँ से, यूपी से। तो वहाँ पे भाई, वहाँ पे हमें लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। तो सभी जगह का जो भी अलग अलग स्टेट है, सबके अपना जो संस्कृति, अपना कल्चर है, अपनी भाषा है, और सब चीज़ों में बहुत सारी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। तो इसी चीज़ के आधार पर जब लोगों में एक बॉर्डर लाइन हो जाती है, या एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि इट इज़ माई स्टेट, इट इज़ माई लैंग्वेज, इट इज़ माई एरिया, एंड दैट इज़ द पीपल हु इज़ लिविंग इन माई स्टेट या माई स्टेट सिटीजन, वो ही मेरा जो है वो मेरा है। हम एक जगह से बिलोंग करते हैं, ये हमारा एरिया, ये नहीं, ये तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। उनके बीच में जो डिफरेंसेस, जो एक बॉर्डर लाइन आ जाती है, वो लैंग्वेज बेस हो सकती है, ड्रेसिंग सेंस बेस हो सकती है, या जब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज़ आती हैं, वैकेंसीज़ वाइज जो स्टेट्स हैं वो अपनी सिटीजन्स को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, प्रिफेयर करते हैं कंपेयर टू अनदर स्टेट, भले ही वो इंडियंस यानी कि हम की पहचान। तो इनके आधार पर जो हमें डिफरेंसेस, जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, कि यहाँ पे जब आता है व्यक्ति के अंदर मेरा तेरा, ये मेरा राज्य है, यहाँ पे हम ही रहेंगे, ये तमिल लोग हैं, हम तमिल हैं, तमिल हमारी भाषा है, और ये दूसरे राज्य के लोग हमारे यहाँ की नौकरी नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। तो जो एक क्रिएट होती है ये प्रॉब्लम, इसे ही हम रीजनलिज्म, इसे ही हम क्षेत्रवाद की समस्या कहते हैं। और ये प्रॉब्लम एक कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, और इसकी वजह से छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय एकीकरण में एक बाधा के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। और इंडियन पीपल्स, इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे एफ़र्ट्स वो कर रही है, या करती आई है, या ज़रूरत है आगे भी करने की, जिससे कि जो क्षेत्रवाद की समस्या इसे ख़त्म किया जा सके, और राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में जो ये बाधा के रूप में हमारे सामने आके खड़ा होता है, इसे हम जो है फिनिश कर सकें, इसे एंड कर सकें। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द रजनी कोठारी, डिस्पाइट द फियर्स ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्व सिंपैथेटिक टू इंडिया, द reorganization made the political map of India more consistent, and national unity was also नॉट सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड। तो यहाँ पे जो रजनी कोठारी हैं, इन्होंने बात की है रीजनलिज्म के बारे में, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है रजनी कोठारी ने क्षेत्रवाद के बारे में? नेताओं और भारत से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक पर्यवेक्षकों की आशंकाओं के बावजूद पुनः गठन से भारत का राजनीतिक नक्शा और अधिक सुसंगत हो गया, और राष्ट्र की एकता को भी खास नुकसान नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति से जो सिंपैथी, सहानुभूति रखने वाले हैं, उन्हें आशंका थी कि ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या के रूप में तरह तरह की जो मतलब भारत का राजनीतिक मतलब जो एक डिवाइडेशंस है, जो डेमोक्रेसी में बहुत सारे सिस्टम है रिलेटेड टू रीजन्स, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय जो हुआ है, भारत की जो सिचुएशन थी बहुत अधिक सुसंगत होगी, यानी कि कुछ हमारे लिए अच्छा भी यहाँ पे हुआ है, और जो जिस बड़े लेवल पर नेशनल इंटीग्रेशन को लॉस की बात कर रहे थे, वो नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे आकलन किया था। रादर इट बेनिफिटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द कॉज ऑफ द क्वारल वॉज ओवरकम, एंड इट वॉज पॉसिबल फॉर द स्टेट टू फंक्शन इन अ लैंग्वेज दैट द पब्लिक कुड अंडरस्टैंड। द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री इज द स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म. Due to the spirit of regionalism, the country was divided into the form of Hindustan and Pakistan, and even after independence, due to the feeling of segregations from different parts of the country. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे इसमें मतलब लाभ, जो प्रॉफिट हुआ ये भी हुआ कि झगड़े का कारण दूर हो गया था, जो पार्टीशंस था, और राज्यों का कामकाज जो है सभी स्टेट्स का जो ऐसी लैंग्वेज जो है होना संभव हो गया जिसे जनसाधारण यानी कि सभी लोग, आम लोग उसे समझ सकें।
और बात के अनुभव से तो ये भी कहा जा सकता है कि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो हमारे सामने बहुत एक समय पे लोगों को जोड़ने वाली भी साबित हुई है, और इसमें कोई शंका की बात नहीं कि उपभाषा और स्थानीय संस्कृतियों के आधार पर राज्यों के टुकड़े ना हो जाएं। इस वजह से हमें बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसके बारे में अपनी बुक्स को स्टडी कीजिए, इसके बारे में जानिए कि किस तरह से ये हमारे सामने आज बिग प्रॉब्लम हमारे सामने स्टैंड अप कर रही है।